कभी कभी एक कप चाय सिर्फ चाय नहीं होती, वह इंसान की औकात तौलने का जरिया बना दी जाती है। कभी किसी का नाम पूछकर तो कभी उसकी जात पूछकर उसे अपमानित किया जाता है। सोचिए, अगर किसी इंसान को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया जाए क्योंकि वह किसी नीची जात से जुड़ा माना जाता है, तो उस एक पल में उसके आत्मसम्मान पर क्या बीती होगी। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो जहर है जो सदियों से हमारे समाज की नसों में घुलता रहा है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि समय बदलने के बावजूद यह जहर आज भी कहीं ना कहीं हमारी सोच में जिंदा है। आज की कहानी सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अपमान की जो इंसान को भीतर तक तोड़ देता है। ये कहानी है दोस्ती और स्वाभिमान की। ये कहानी है उस समाज की जहां इंसानियत से पहले जात देखी जाती है। कहानी सुनने से पहले अगर आपको दिल को छू लेने वाली, सच्ची और सदाबहार कहानियाँ सुनना पसंद है तो पॉजिटिव ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। आज हम सुनेंगे प्रख्यात लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की बेहद मार्मिक, हृदय को झकझोर देने वाली कहानी सलाम। इस कहानी में हर संवाद आपके दिल पर दस्तक देगा, हर दृश्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, और शायद कहानी खत्म होने के बाद भी इसके सवाल आपके भीतर गूंजते रहेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होने के लिए जिसे समाज अक्सर छुपा देना चाहता है। अगर आप सच सुनने का साहस रखते हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। शादी की सारी रस्में खत्म होने तक रात के 2 बज चुके थे। अधिकतर बाराती सो चुके थे और सिर्फ कुछ ही लोग दूल्हे के साथ विवाह मंडप में मौजूद थे। कमल उपाध्याय उत्साह से भरे हुए हरीश के साथ हर जगह थे। लग रहा था जैसे पूरी व्यवस्था उनकी निगरानी में चल रही हो। हरीश और कमल इतने करीब थे कि उनका रिश्ता स्पष्ट महसूस हो रहा था। फेरों के बाद वे बरामदे में ऐसी जगह खोजने लगे जहां थोड़ी देर पीठ टिकाकर, पांव फैलाकर आराम किया जा सके। बरामदा छोटा था और इतने लोग पहले ही सो चुके थे कि खुलकर लेटने की जगह नहीं बची थी। आखिरकार बारात को बरामदे में ही ठहराना पड़ा। प्रधान ने अनुमति तो दी थी, लेकिन हेडमास्टर कहीं बाहर थे। स्कूल का हैंडपंप भी यही काम नहीं कर रहा था। एक रात पहले किसी ने उसका हिस्सा खोल दिया था। पीने के लिए कोई और साधन नहीं था। सिर्फ 2 मिट्टी के घड़े मुश्किल से मिल पाए थे। बरामदे में रोशनी बहुत कम थी। सड़क के लैंपपोस्ट की हल्की पीली रोशनी बरामदे तक आकर अंधेरे में घुल गई थी। हरीश ने दूल्हेपन का बोझ उतार कर दीवार के सहारे पीठ टिकाई। कमल के लिए जगह बनाते हुए कहा, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो, थक गए होंगे, तुम्हें यहां सब अटपटा लग रहा होगा। कमल ने मोछे और जूते संभालते हुए कहा, रात भर की ही तो बात है, किसी तरह गुजर जाएगी। गांव के बारे में सिर्फ पढ़ा था, देखा आज ही है। हरीश ने उसे अपनी ओर खींचते हुए पूछा, कैसा लग रहा है? कमल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कैसा क्या, हालात दयनीय है, लोगों में कितना धैर्य है। बरामदे के किनारे 2 बुजुर्ग अभी तक जगह थे, रुक रुक कर बातचीत कर रहे थे। हरीश और कमल की बातें सुनकर उनकी तरफ मुखातिब हुए। एक बुजुर्ग बोले, बेटा हरीश, तुम्हारा ये दोस्त पहली बार गांव आया है क्या? हाँ ताऊ जी, कमल ने उत्तर दिया। कौन बिरादर हो? बुजुर्ग ने आगे पूछा। हरीश ने नाराजगी जताई, ताऊ, क्या इतना काफी नहीं है कि ये मेरा दोस्त है और मेरी बारात में शामिल है? बुजुर्ग पहले अंग्रेज अफसर की सेवा में थे और मौका मिलते ही दिखावा करते रहते थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बुजुर्ग बोले, मैंने कोई गलत बात कही क्या जो बुरा मान गए? कमल ने विनम्रता से कहा, ताऊ जी, आपकी बात का बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं और कुछ पूछना हो तो पूछिए। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। हरीश ने बात बदलते हुए कहा, सो जाओ कमल, सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं है। कमल सोने का प्रयास करने लगा। कुछ देर खामोशी के बाद बोला, हरीश, सो गए क्या? सुबह क्या होगा? हरीश की आंखों में नींद थी। अलसाए स्वर में बोला, सुबह? क्या मतलब? कमल ने धीरे से कहा, हरीश, सुबह जल्दी उठने की आदत है मेरी,
चाहे रात 2 बजे सोऊं, नींद 5 बजे ही टूट जाती है। माँ सुबह 5 बजे से ही पूजा पाठ में लग जाती हैं। उनकी खतर पटर से मैं भी उठ जाता हूँ। बरसों से ऐसे ही चल रहा है। माँ सुबह सुबह चाय बनाकर मेरे हाथ में थमा देती हैं। अब तो इतनी आदत पड़ गई है कि यदि 6 बजे तक चाय ना मिले तो सिर भारी होने लगता है। हरीश ने असमर्थता जताते हुए कहा, यहां सुबह सुबह 6 बजे चाय कहां मिलेगी? बुजुर्ग ने बीड़ी सुलगाई जो अंधेरे में हल्की चमक दे रही थी। फिर कमल से बोले, बाबूजी, गांव के बाहर एक दुकान है, आप सुबह जाकर देख लेना, शायद मिल जाए। कमल ने उत्सुकता दिखाई। आपने देखी है दुकान? कितनी दूर है? बुजुर्ग ने समझाया, पास ही है। शाम को मैंने वहां से बीड़ी का बंडल खरीदा था। सामने जो गली है, सीधे चलते जाना। गली खत्म होते ही सड़क है और वहीं पर दुकान है। सुबह कमल चाय की तलाश में निकल पड़ा। गली लगभग सुनसान थी। इक्का दुक्का लोग धीरे धीरे आ जा रहे थे। रात वाली चहल पहल कहीं नजर नहीं आ रही थी। खड़ंजे पर फिसलन थी। नालियों में बहते पानी से बचते हुए वह गली के मुहाने पर पहुंचा, जहां सामने सड़क के पार एक छप्पर नुमा दुकान थी। दुकान के एक कोने में भट्टी लगी थी और भट्टी के पास एक चबूतरा था। चबूतरे पर लकड़ी के खोखे में पान, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू की थैलियां रखी थीं। साथ ही 2-3 पुरानी डिब्बियां भी थीं। भट्टी में सुलगती कोयलों से गहरा काला धुआं उठ रहा था, जिसका कसैलापन उसने अपने फेफड़ों में महसूस किया। दीवार पर किसी पुराने सिने स्टार का अर्धनग्न और फीका कैलेंडर टंगा था, जो धूल और धुएं से मटमैला हो गया था। भट्टी के पास एक बड़ी सी केतली रखी थी, जिसका रंग बाहर से काला, भीतर से भूरा और मटमैला था। कुछ कांच के मटमैले गिलास, कप और प्लेटें पास में रखी थीं और एक शीशे के जार में कुछ बिस्कुट पड़े थे। आसपास मक्खियों के झुंड उड़ रहे थे, जो हर तरफ वो भिनभिना रहे थे। चबूतरे पर एक झरझर बूढ़ा आदमी मैले और चीकट कपड़ों में बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। उसके हाथ और पैरों की नसें उभर रही थीं, जैसे शरीर की मांसपेशियां हड्डियों से चिपक गई हों। पास ही एक पुरानी बेंच पड़ी थी, जिसकी हालत उस बूढ़े आदमी से भी खराब थी। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की। बेंच चरमराई, लेकिन किसी तरह टिक कर कमल ने बूढ़े से पूछा, चारिया मिलेगी? मिलेगी, थोड़ा समय लगेगा, बूढ़े ने बीड़ी का आखिरी कश खींचते हुए कहा। कमल दुकान में रखी हर चीज को उत्सुकता से देख रहा था। उसके जहन में माँ का ख्याल आया। अगर घर में होता तो माँ गर्म गर्म चाय लेकर आती और चाय बनाते समय किसी श्लोक या मंत्र को दोहराती रहती। धुएं का झोंका कमल के मुंह और आंखों में भर गया। उसने जेब से रूमाल निकाला और नाक मुंह पर रखा। कड़वाहट उसके भीतर फैल गई। कितनी देर लगेगी चाय में? कमल ने जिज्ञासा दिखाई। बस, अभी बन जाएगी, भट्टी भी जल रही है, बैठो आप, चाय वाले ने आश्वस्त किया। चाय वाला लोहे के सरिये से भट्टी में कोयले संवारने लगा। नए दिख रहे हो बाबूजी, कहां से आए हो? चाय वाले ने बातचीत शुरू की। देहरादून से, कमल ने सहजता से कहा। उसका ध्यान सुलगती भट्टी पर टिका था। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। देहरादून से तो कल एक बारात भी आई थी, उसने प्रश्न की तरह कहा। हाँ, मैं उसी बारात में आया छूं, कमल ने उत्तर दिया। वह बारात तो चूहड़ों के घर आई है। चाय वाले की जिज्ञासा अद्भुत उत्सुकता में बदल गई थी। तो क्या हुआ? कमल ने सवाल किया। चाय वाला अचानक चुप हो गया। उसकी चुप्पी ने कमल को संशय में डाल दिया। उसके हाव भाव बदल गए थे। वह भट्टी के पास से हटकर इधर उधर के काम करने लगा। कभी डिब्बा उठाकर कहीं रख रहा था, कभी मटके से पानी निकालकर कनस्तर में भर रहा था। भट्टी अब लाल लाल अंगारों में बदल गई थी। लपटें उठ रही थीं, लेकिन चाय बनने के कोई संकेत नहीं थे। कमल का गला सूखने लगा। भट्टी तो धधक गई है, 1 कप चाय बना दीजिए, उसने शालीनता से कहा। चाय वाला अनसुना करता रहा और अपने काम में जुटा रहा। कमल का धैर्य टूटने लगा। भाई, चाय बना दो, उसने अब तीखे स्वर में कहा। चाय वाले ने वहीं से जवाब दिया, तुझे यहां चाय नहीं मिलेगी। कमल ने महसूस किया कि उसकी आवाज में रूखापन था। वह तीखेपन से बोला, लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था चाय मिलेगी। चाय वाले ने कठोरता से कहा। कहाँ था? और अब नहीं मिलेगी। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित था, फिर भी नम्रता से बोला,
लेकिन भाई साहब, हुआ क्या है? क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? चाय वाला उसके सामने तनकर खड़ा हो गया। दोनों हाथ कूल्हों पर टिकाकर सीना चौड़ा करते हुए बोला, ये पैसे शहर में जाकर दिखाना। 2 पैसे जेब में हों तो सारी दुनिया को सिर पर ठोक दो। ये शहर नहीं, गांव है। यहां चमारों को मेरी दुकान में चाय नहीं मिलेगी, कहीं और जाओ। कमल की नसें फड़फड़ाने लगीं। उसने आग्नेय नेत्रों से चाय वाले को घूरते हुए सख्त स्वर में कहा, चमारों को नहीं मिलती है तो किसे मिलती है? चाय वाला उसकी बात अनसुनी करके फिर अपने काम में लग गया। कमल को वह असभ्य और कठोर वनमानुष लगा। उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी क्या जात है? चाय वाला भड़क पड़ा, मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? अब चमार भी जात पूछने लगे। कल जुग आ गया है, कल जुग। कमल ने आंखें तरेर कर कहा, हां, कल जुग आ गया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते तो सुनो। मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब जानते ही होगे या समझाऊं? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। चाय वाला कर्कश स्वर में बोला, चमारों की बारात में बामन, शहर में चूतिया बनाना। मैं तो आदमी को देखते ही पहचान लूं किस जात का है। उनका वार्तालाप सुनकर राह चलते लोग ठिठक कर मजाक करने लगे। सुबह का वक्त था। धीरे धीरे लोग जमा हो गए। लोगों को देखकर चाय वाले की बूढ़ी हड्डियों में जोश आ गया और आवाज का तेवर चढ़ने लगा। बल्लू रांधड़ का रामपाल भी भीड़ देखकर ठिठक गया। मामला जानने के लिए वह चाय की दुकान की ओर बढ़ा। बूढ़ा चाय वाला किसी शहरी को फटकार रहा था। रामपाल दुबला पतला सिकिया पहलवान था। गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, बारीक मूछें, तेल से चीकट बाल। कुल मिलाकर ऐसा हुलिया जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस 1.5 हड्डी के आदमी का गांव में इतना दबदबा है। रामपाल को देखते ही खुसर पुसर रुक गई, एकदम शांत हो गई। कमल भी स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों पर नजर डाली और विरोध करने के लिए मुंह खोला, भाइयों। बात पूरी होने से पहले ही रामपाल ने उसे डांटा, ओह सहरी जनखे, हम तेरे भाई हैं क्या? सावधान बोल, वरना उलट सीधा कर दूंगा। जुम्मन चमार से रिश्ता बना है। इतनी जोरदार लौंडियां लेके जा रहे हैं शहर वाले, जुम्मन के तो सींग लिखड़ आए हैं। अगर इसे किसी गांव में ब्याह देते तो हमारे जैसों का भी भला होता। एक तीखी हंसी फूट पड़ी। आसपास खड़े लोग उसकी हंसी में अपनी हंसी मिला बैठे। कमल को लगा जैसे अपमान का घना जंगल उसके चारों ओर उग आया है। उसका रोम रोम कांपने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों पर नजर डाली। हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। कमल ने पहली बार अखबारों में पढ़ी घटनाओं को महसूस किया, जिन पर विश्वास करना मुश्किल था। कहीं दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया गया, कहीं आग में भून दिया गया और कहीं घरों में आग लगा दी गई थी। हरीश जब भी कमल को ऐसी खबर सुनाता, कमल एक ही तर्क दोहराता, हरीश, अपने मन से हीन भावना निकालो। दुनिया कहां से कहां निकल गई और तुम लोग वहीं के वहीं हो। उगते सूरज की रोशनी को देखो, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त कमल के सामने हरीश का एक एक शब्द सच बनकर खड़ा था, सच साबित हो रहा था। कमल ने फिर से साहस बटोरा और विरोध किया, क्या यही है गांव का अतिथि सत्कार? आप लोग अपने ही गांव की लड़की के लिए ऐसी बातें कर रहे हो? क्या वह इस गांव की बेटी नहीं है? कमल कुछ और बोलता उससे पहले ही रामपाल ने अपनी शक्ति से चीखते हुए कहा, जा, चुपचाप चला जा, वरना कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, न वो लौंडियां ही जा पाएगी। रामपाल ने कमल को धक्का देकर छप्पर नुमा दुकान से बाहर कर दिया। कमल कोई बावेला नहीं खड़ा करना चाहता था। सीने में उठ रहे ज्वार को उसने शांत रखा। उसे हरीश का ख्याल आया। वक्त की नजाकत समझकर चुप रहना ही बेहतर था। सड़क से उतरकर वह रेतीले रास्ते पर आ गया। उसकी रग रग में जैसे अंगारे धधक रहे हों। लड़कों का एक झुंड उसके पीछे लग गया। वे उसे चिढ़ाने लगे, चूहड़ा, चूहड़ा, चूहड़ा। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हर शब्द नश्तर की तरह उसके जिस्म में उतरता जा रहा था, मानो उसका शरीर भीतर ही भीतर लहूलुहान हो रहा हो। कमल उनसे बचते हुए गली की ओर लपका। तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए वह जनवासे तक पहुंचा। उसकी सांस फूल चुकी थी, मन बुरी तरह उखड़ा हुआ था।
जिस्म पर ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां एक साथ रेंग रही हों। पोर पोर गर्म लावे की तरह जल रहा था। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कमल ने एक गहरी सांस ली। कुछ नहीं, सब ठीक है। कहाँ चले गए थे? बहुत देर लगा दी। चाय का इंतजाम हो गया है, बस तुम्हारा ही इंतजार था, हरीश ने कहा। कमल दीवार के सहारे चुपचाप बैठ गया, मानो विचारों की किसी सुनसान पगडंडी पर अकेला भटक रहा हो। उसकी खामोशी देखकर हरीश फिर बोला, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी है। कमल ने बात टाल दी, लेकिन उसके भीतर 15 साल पुरानी एक स्मृति दस्तक देने लगी। उस याद भर से ही उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसी दिन कमल पहली बार हरीश को सीधे स्कूल से अपने घर ले गया था। पिताजी उस समय घर पर नहीं थे। उसने माँ से हरीश को मिलवाया था। माँ ने दोनों के लिए खाने को कुछ परोसा। हरीश ने पहला कौर उठाया ही था कि कमल की माँ ने पूछ लिया, बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? हरीश ने बिना झिझक उत्तर दिया, जी, नगरपालिका में सफाई कर्मचारी हैं। जवाब सुनते ही कमल की माँ का चेहरा आग की तरह भड़क उठा। अगले ही पल कमल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। पता नहीं कहां कहां से ऐसे लोगों को पकड़कर घर ले आता है। अगर आगे से किसी को दोबारा यहां लाया तो ठीक नहीं होगा। यह हमला कमल के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। वह न रो सका, न कोई विरोध कर पाया। बस फटी फटी आंखों से मां के गुस्से से भरे चेहरे को देखता रह गया। मां ने हरीश को भी कड़वे शब्दों के साथ घर से बाहर कर दिया। उन शब्दों की चोट हरीश को गहराई तक लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह और कमल एक जैसे नहीं हैं। उनके बीच कोई अनदेखी दूरी है। उसे अपने पड़ोसी सुगना की बात याद आ गई, बेटा ब्राह्मण से दोस्ती ज्यादा दूर तक नहीं चलती। लेकिन हरीश ने उस बात को कभी महत्व नहीं दिया था। कमल उसके लिए अपना था, एकदम सगा, बल्कि कई अपनों से भी ज्यादा। इस घटना ने हरीश के मन पर कई गहरी खरोंचें डाल दी थीं। हरीश के जाने के बाद मां देर तक बड़बड़ाती रही। घर को दोबारा धोया गया। जमीन पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र किया गया। कमल के कोमल मन में भी एक दरार पड़ गई थी। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसके भीतर असंख्य सवाल कुल बुला रहे थे। आखिर मां ने ऐसा क्यों किया? हरीश में आखिर कमी क्या थी? मां समझाने लगी, बेटा इनके संस्कार ठीक नहीं होते। ये छोटे लोग हैं, इनके साथ उठने बैठने से मन में गलत विचार आते हैं। मां ने और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन कमल के अनुभव इन बातों से बिल्कुल अलग थे। जब वह इन तर्कों से ऊब गया तो उसने सीधे सवाल कर दिया, तुम कभी उनके घर गई हो, उनसे मिली हो? फिर कैसे जानती हो कि वे बुरे लोग हैं? मां एक पल को अवाक रह गई। वह कमल का चेहरा देखती रह गई। कमल की आंखों में गुस्सा नहीं था, वहां कुछ और था। कुछ ऐसा जो बर्फ की तरह धीरे धीरे पिघल रहा था, जिसे मां पकड़ना चाहती थी, लेकिन वह उसकी पकड़ से फिसलता जा रहा था। आखिरकार मां ने हार मानकर एक चुपचुपा समझौता कर लिया था, जिसकी भनक हरीश को कभी नहीं लगी। उसके खाने पीने के लिए कुछ बर्तन अलग रख दिए गए थे। बस वहीं से कमल की जिंदगी एक ऐसी अंधेरी गली में आकर रुक गई, जहां रोशनी का एक भी कतरा नजर नहीं आता। उसे हर वक्त यही महसूस होता रहा कि वह कहीं न कहीं हरीश के भरोसे से गद्दारी कर रहा है। कमल को ख्यालों में डूबा देखकर हरीश ने आवाज दी, कहाँ खो गए हो? लो चाय पी लो। एक देहाती लड़का 2 गिलास चाय लिए सामने खड़ा था। कमल ने एक गिलास उसके हाथ से ले लिया। चाय की पहली चुस्की के साथ उसका बिगड़ा हुआ मूड धीरे धीरे संभलने लगा। सिर का भारीपन भी कुछ कम महसूस हुआ। सूरज अब सिर के ऊपर आ चुका था। शादी वाले घर में खूब रौनक थी। दोपहर के खाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। पास के कस्बे से नान और मीट बनाने के लिए कारीगर बुलाए गए थे। ताज़ा बकरे की कौरबानी हुई थी। पके हुए मीट और गरम मसालों की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई थी। कुछ लोग सुबह से ही दारू पर बैठ चुके थे। शोर शराबा बढ़ता जा रहा था। बच्चों की चिल्लपों अलग चल रही थी। बुजुर्ग हुक्के की गुड़गुड़ के बीच अपने पुराने दिन याद कर रहे थे। औरतों की अपनी ही भाग दौड़ थी। हरीश की सास ने पुराने कपड़ों पर एक नई ओढ़नी डाल ली थी। दूल्हे को साथ लेकर उसे सलाम पर जाना था। हरीश के पिता कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे।
कमल ने कारण जानना चाहा तो उन्होंने बात टाल दी। सुबह से कुछ न कुछ चल रहा था जिसका आभास कमल को होने लगा था, लेकिन कोई भी उसके सामने खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। हरीश के ससुर जुम्मन ऋषिकेश में सरकारी नौकरी करते थे। परिवार गांव में रहता था। जिंदगी परंपराओं में बंधी हुई थी। गांव के कई घरों में सफाई का काम हरीश की सास करती थी। जुम्मन की बड़ी बेटी पिता के साथ आशकेश में सरकारी मकान में रहती थी। पड़ोस की देखा देखी उसे स्कूल भेज दिया गया। धीरे धीरे उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। पढ़ाई के साथ साथ उसमें सुघड़ता भी आ गई। अच्छा माहौल मिला तो सोच भी बदली। वह गांव की बाकी लड़कियों से अलग नजर आने लगी। दरअसल पूरे गांव में वह पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल पास किया था। जुम्मन की पत्नी जिन घरों में काम करती थी उनमें ज्यादातर ऊंची जाति के परिवार थे। गांव देहात की पुरानी मर्यादाओं के मुताबिक हरीश को विदाई से पहले सलाम के लिए रांगड़ों के दरवाजों पर जाना था। यह एक रस्म थी, ऐसी रस्म जो जाने कितनी पीढ़ियों से यूं ही निभाई जा रही थी। लेकिन हरीश के पिता इस बार अड़ गए थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम अपने लड़के को सलाम पर नहीं भेजेंगे। इसके बाद रांगड़ परिवारों की तरफ से कई बार बुलावा आया। बिरादरी के बुजुर्ग एक एक कर अपने तर्क रखने लगे। कोई बोला, यह बाप दादों की रीत है, एक ही दिन में सब कुछ कैसे छोड़ा जा सकता है। किसी ने समझाया, वे लोग बड़े हैं, उनके दरवाजे सलाम के लिए जाना ही पड़ेगा। फिर वही घिसा पिटा डर, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन रखता है। और अंत में लालच की बात, इस बहाने कपड़े लत्ते बर्तन भांडे भी नेक दस्तूर में मिल जाते हैं। लेकिन हरीश ने दो टूक जवाब दे दिया, मुझे ना ऐसे कपड़े चाहिए ना बर्तन। मैं किसी के दरवाजे सलाम करने नहीं जाऊंगा। जब जब हरीश ने किसी दूल्हे या नई दुल्हन को इस तरह घर घर घूमते देखा था, उसे लगता था जैसे इंसान का स्वाभिमान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा हो। बाजे गाजे के साथ घूमता दूल्हा उसे एक निरीह प्राणी सा लगता था। जुम्मन ने समझाने की कोशिश की, दामाद हो या नई बहू, सलाम पर जाना तो रिवाज है, हमने नहीं, पुरखों ने बनाया है। गांव में रहना है, जरूरतें बहुत हैं। हरीश का स्वर इस बार और सख्त था। आप चाहे जो समझें, मैं इसे आत्मसम्मान तोड़ने की साजिश मानता हूं। यह सलाम की रस्म खत्म होनी चाहिए। इतना सुनते ही कमल अनायास हरीश की ओर बढ़ा। उसे अपनी तरफ आते देख हरीश चुप हो गया। उसका चेहरा तनाव से कसा हुआ था। कमल ने धीरे से पूछा, क्या बात है हरीश, कुछ मुझे भी तो बताओ। हर छोटे बड़े काम में कमल हमेशा हरीश के साथ रहा था, घर से लेकर यहां तक। लेकिन इस पल उसे खुद को अलग थलग सा महसूस हो रहा था। हरीश के पिता ने कमल के कंधे पर सहानुभूति भरा हाथ रखा। धीमी आवाज में बोले, बेटा कोई बात नहीं है, आप उधर बैठ जाइए। आंगन में नीम के पेड़ के नीचे आपके लिए चारपाई डलवा दी है, थोड़ा आराम कर लीजिए। जात बिरादरी के कुछ मसले हैं, हम उन्हें संभाल लेंगे। उन शब्दों में अपनापन कम और औपचारिकता ज्यादा थी। कमल को अचानक महसूस हुआ कि वह यहां वास्तव में बाहरी है। उसने बेबस नजरों से हरीश की ओर देखा। हरीश ने आंखों के इशारे से उसे शांत रहने को कहा। कमल बिना कुछ बोले चारपाई पर जाकर बैठ गया। दोपहर होते होते खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जुम्मन का दामाद सलाम पर आने से इनकार कर रहा है। गांव के रांगड़ बल्लू रांगड़ की चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। माहौल ऐसा था मानो शांत जोहड़ में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। लहरें उठीं और किनारों तक हलचल फैल गई। गुस्से से भरे लोग इधर उधर फनफनाते घूम रहे थे। इसी बीच सीकिया पहलवान रामपाल, खुद को बहुत बड़ा सुरमा समझे, पूरे गांव में शेखी बघार रहा था। वह हर किसी को बताता फिर रहा था कि कैसे उसने एक चूहड़े को चाय की दुकान पर जात छिपाकर चाय पीते रंगे हाथों पकड़ लिया। बराती था इसलिए छोड़ दिया, वरना अब तक अर्थी सज चुकी होती। लोग किस्सा सुनते, हंसते और अपनी तरफ से और मसाला जोड़ देते। दोपहर तक यह कहानी गांव के हर नुक्कड़ तक पहुंच चुकी थी। हालात बिगड़ते देख खुद बल्लू रांगड़ जुम्मन के घर पहुंचा। आते ही उसने मेहमानों के सामने ही जुम्मन और उसकी पत्नी को लताड़ दिया। जुम्मन, तेरा दामाद अब तक सलाम पर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी की शादी है तो हमारा भी कुछ हक बनता है।
जो नेक दस्तूर है वह निभाना पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां दरवाजों पर इंतजार कर रही हैं, उसे साथ लेकर फौरन आ। जुम्मन ने सिर से कपड़ा उतारकर बल्लू रांगड़ के पैरों में रख दिया। गिड़गिड़ाते हुए बोला, चौधरी जी, जो सजा दोगे मैं भुगत लूंगा। बस बेटी की विदाई शांति से हो जाने दो। दामाद पढ़ा लिखा है, गांव की पुरानी रीतें अच्छी तरह नहीं जानता। बल्लू रांगड़ कर्कश हंसी हंस पड़ा। इसीलिए तो कहता हूं जातकों को ज्यादा पढ़ाओ मत। स्कूल जाकर कौन सा ये बैरिस्टर बन जाएंगे। उलटे दिमाग ही चढ़ जाता है। न घर के रहते हैं न घाट के, और फिर गांव की मर्यादा तोड़ने लगते हैं। तेरी नाक तो पहले ही कट चुकी है, बल्लू रांगड़ ने कड़वे स्वर में कहा। अब तेरा दामाद सलाम पर जाने से इनकार कर रहा है, उसे समझा दे और जल्दी भेज दे। यह कहते हुए उसने जैसे अंतिम फैसला सुना दिया। जुम्मन घबराकर उसके सामने गिड़गिड़ा उठा। कांपती आवाज में बोला, चौधरी जी, मेरी इज्जत रख लो। मैं तो आपका ही आदमी हूं। मेरा जीना मरना सब आपकी मर्जी से है। जो कहोगे करूंगा, बस मेरी बेटी की विदाई शांति से हो जाने दो। मैं तो आपके पैरों में नाक रगड़ लूंगा। बल्लू रांगड़ और भड़क उठा। गुस्से से फनफनाता हुआ वहां से चल दिया। जाते जाते पीछे मुड़कर बोला, इन शहर वालों से कह देना कौवा कभी हंस नहीं बनता। उसके जाते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कमल ने धीरे से हरीश से पूछा, ये कौन था? इतनी धमकियां क्यों दे रहा था? हरीश ने कुछ न बोलकर सिर्फ चुप रहने का इशारा किया। डर हर चेहरे पर स्पष्ट था। बल्लू के जाते ही विदाई की तैयारियां हड़बड़ी में शुरू कर दी गईं। जुम्मन ने जात बिरादरी की औरतों से कहा, टीके की रस्म जल्दी निपटा लो, बिना शोर शराबे के। रांगड़ कभी भी हंगामा कर सकते हैं। जो घर कुछ देर पहले शादी की रौनक से भरा था, वह अब खामोशी में डूब चुका था। इस चुप्पी का बोझ कमल को घुटन देने लगा। उसने हरीश की ओर देखा। हरीश की आंखों में डर नहीं, बल्कि स्वाभिमान और विश्वास की चमक थी, जैसे अंधेरे में सूरज उग आया हो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से दबाया, बिना शब्दों के ही एक दूसरे को हौसला दे दिया। नीम के पेड़ की कोमल हरी पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं, मानो आशीर्वाद दे रही हों। जल्दी जल्दी बारात को खाना खिला दिया गया। खाना खाकर कमल और हरीश नीम की छाया में पड़ी चारपाई पर बैठ गए। उसी समय एक 10-12 साल का लड़का दीवार की ओर मुंह किए खड़ा था। उसके चेहरे पर बचपन से ज्यादा गुस्सा था। उसे ढूंढते हुए एक बूढ़ा आंगन में आया। हाथ में नान और मीट था। दीपू, अरे दीपू, कहाँ छुप गया? वह बड़बड़ाया। चूहड़ों के घर जन्म लेकर बामनों जैसी बोली बोलता है, बहुत नखरे करता है। दीवार के पास उसे देखकर डांटते हुए बोला, यहां खड़ा है, कब से तुझे ढूंढ रहा हूं। ले, खाना खा ले, देख कितना बढ़िया मीट बना है। बूढ़े की आवाज में डांट थी, लेकिन उस डांट में भी एक पुरानी थकी हुई मजबूरी छुपी थी। बूढ़े ने फिर से मनाने की कोशिश की। अरे खा ले बेटा, क्या जिद पकड़ ली है? लड़के ने मुंह फेरते हुए कठोर स्वर में कहा। ना, मैं नहीं खाता, इसे खाए मेरा पेशाब। बूढ़ा चौंक पड़ा। आवाज में झुंझलाहट उतर आई। पर क्यों? इस खाने में क्या बुराई है? लड़का और पीछे हट गया। आंखों में अजीब सा डर और नफरत थी। मुसलमान के हाथ की बनी रोटी मैं नहीं खाता। मुसलमान? बूढ़ा बड़बड़ाया। कौन मुसलमान? लड़के ने दूर बैठकर रोटी सेंक रहे कारीगर की ओर उंगली उठा दी। वो जो वहां बैठा है। बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। अरे पगले, वो तो हिंदू है। कहते हुए उसने लड़के का हाथ पकड़ लिया। चल, खुद देख कर आ। लड़का घिसटता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन उसकी चीखें लगातार गूंजती रहीं। नहीं, वो मुसलमान है। मैं नहीं खाऊंगा उसके हाथ की रोटी, नहीं खाऊंगा। अरे उल्लू के बच्चे, एक बार देख तो ले। बूढ़ा झुंझलाते हुए उसे घसीट कर भट्टी की ओर ले गया, जहां नान तैयार हो रहे थे। लड़के की आवाज अब भी कांपते हुए हवा में तैर रही थी। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। कमल और हरीश यह सब फटी आंखों से देख रहे थे। कुछ देर पहले जो आत्मविश्वास उनकी आंखों में जगा था, वह इस बच्चे की चीखों में दबता चला गया। दोनों खामोश हो गए, जैसे अंधेरे के किसी घने जंगल में भटक गए हों। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे एक लंबी सांस ले ली।